हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 4 का यूनिट 1 चल रहा है और आज का टॉपिक शुरू हो रहा है टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च है जिसको बोलते हैं मैक्रो एथनोग्राफी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्रॉडली डिफाइंड कल्चरल ग्रुपिंग सच एज द इंडियंस, द टर्किश, मतलब एक ब्रॉड कल्चर जिसमें बता रहे हैं। जैसे हमारा इंडियन एक ब्रॉड कल्चर है, लेकिन अगर इसके अंदर आ जाए तो छोटे छोटे बहुत सारे कल्चर्स मिल जाते हैं और बहुत वेराइटी है और डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर सिर्फ द इंडियंस की बात करें तो ये एक बहुत ही मैक्रो लेवल का एक बड़ा कल्चर है, बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है, द कॉमन पर्सपेक्टिव आर स्टडीड एट मोर लार्जर लेवल विच आर फाउंड टू बी कॉमन अंडर अ मोर ब्रॉडर स्ट्रेटा। तो मतलब एक बहुत ब्रॉड लेवल पे जब हम पढ़ रहे हैं और एक बड़ा लेवल हम देख रहे हैं, बड़ी कम्युनिटी देख रहे हैं, तो उसको मैक्रो एथनोग्राफी बोलते हैं। माइक्रो एथनोग्राफी का मतलब है इट इज स्टडी मोर स्पेसिफिक कल्चर ग्रुपिंग्स। तो कोई स्पेसिफिक कल्चर ग्रुपिंग हो गई, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट या टेररिस्ट हो गए, या इस तरह से कुछ छोटे छोटे कल्चर ग्रुपिंग्स को स्टडी कर रहे हैं माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पे। फिर होता है एमिक पर्सपेक्टिव। एमिक पर्सपेक्टिव का मतलब है कि एथनोग्राफिक अप्रोच अंडर विच द व्यू पॉइंट्स एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द इन ग्रुप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कल्चर। कल्चर के अंदर के जो लोग हैं इन ग्रुप, उनके व्यू पॉइंट्स और उनके रिस्पॉन्सेज को स्टडी करके नोट किया जाता है, उसको बोलते हैं एमिक पर्सपेक्टिव, इन ग्रुप। ठीक है, अंदर के लोग। एटिक रिस्पॉन्सेज का मतलब है ये उनके व्यू पॉइंट्स और रिस्पॉन्सेज हैं जो आउट ग्रुप और दी मेंबर्स हु डू नॉट बिलोंग टू दी कल्चर अंडर स्टडी। मतलब मान लो कि जो हमारे इंडियन कल्चर के बाहर से जो लोग हैं, जो इंडियन कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करते, उनसे पूछा जाता है हमारे कल्चर के बारे में। तो दोनों तरह के व्यूज़ लिए जाते हैं, एक तो इन ग्रुप यानी जो उस कल्चर के लोग हैं, और एक आउट ग्रुप यानी उस कल्चर के बाहर के जो लोग हैं, उनसे भी पूछा जाता है। तो उसको बोलते हैं एटिक पर्सपेक्टिव। ये टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। फिर पर्पस ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च क्या है? तो पर्पस होता है पहले तो क्रॉस कल्चरल एनालिसिस करने का, कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर से कंपैरिजन करना, या उनके दोनों में क्या चीज़ें फ़र्क हैं, क्या सेम है, और दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसको एनालाइज करना एक दूसरे कल्चर्स के बारे में। फिर इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द पास्ट इवेंट्स ऑफ द और द हिस्ट्री ऑफ द कल्चर, के हिस्ट्री क्या थी कल्चर की, या पास्ट में जो इवेंट्स हुए वो सब पता चलते हैं। इट हेल्प्स इन स्टडिंग द बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल इन अ मोर नेचुरल एनवायरनमेंट, कि वहाँ के लोगों का क्या बिहेवियर है, किस तरह का एटीट्यूड है। एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ वैलिडिटी इन द रिपोर्ट्स। तो जो क्लोज ऑब्जर्वेशन होती है ना कम्युनिटी के बीच में रह के, तो उससे वैलिडिटी बढ़ जाती है हमारी इंफॉर्मेशन की। तो ये इसके पर्पस है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड। तो वैसे तो इनके स्टेप्स ना वैसे ही हैं जैसे एक नॉर्मल स्टडी के होते हैं जब हम रिसर्च की बात करते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क कहीं पे आएगा, जैसे सिलेक्शन है पहले, तो पहले चीज़ यही है कि पहले सेलेक्ट करना है कि हमें किस कल्चर को स्टडी करना है, तो वो अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट करना कि किस तरह की पॉपुलेशन होगी। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर है जो हम यूजुअली किसी भी रिसर्च में करते हैं, कि पहले से क्या स्टडी हो रखी है इसके बारे में, ताकि उस कल्चर का ना एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए, यानी एक हिस्टोरिकल स्केच मिल जाए उस कल्चर का। क्योंकि जब उस कल्चर को वो स्टडी करने जाएगा तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया पहले से होना चाहिए। और जैसे हमने माना कि उसको ना पहले से कुछ नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए एथनोग्राफर को, क्योंकि वो सडनली जाके ऑड बिहेव नहीं कर सकता। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर ज़रूर करें। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो चीज़ें वो जाके वहाँ पे स्टडी करना चाहता है एक्चुअली में, कि वो किस टाइप का बिहेवियर स्टडी करना चाहता है, वहाँ के लोगों का जो है इमोशनल बिहेवियर स्टडी करना चाहता है, या सोशल बिहेवियर स्टडी करना चाहता है, किस बिहेवियर किस वेरिएबल को स्टडी करना चाहता है, वो चीज़ सेलेक्ट करनी जो उसके इंटरेस्ट की हो। ठीक है। एंड फिर एंट्री, द एथनोग्राफर ट्राइज टू एंटर द कल्चर एंड गेन द एक्सेप्टेंस। मतलब कल्चर में जाना और लोगों की एक्सेप्टेंस गेन करने का मतलब है लोग उसको अपना मान के बताना शुरू करें। अगर लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा तो वो उसको कुछ नहीं बताएंगे अपने कल्चर के। लेकिन वो एंट्री का मतलब है कि एक तो उसमें एंट्री लेना, और उसके बाद इतना अपने आप को एक्सेप्ट करवा लेना लोगों के बीच में कि वो लोग उसको रिस्पॉन्सेज दें, हेल्प करें उसको स्टडी में। फिर कल्चरल इमर्जन, एथनोग्राफर लिव इन द कल्चर फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विच दे हैव चोजन टू स्टडी। The middle stages of the ethnographic method involve gaining informant using them to gain more information। मतलब इमर्जन का मतलब है उसके बीच में डीप घुस जाना किसी चीज़ में। तो मतलब वो उस सालों से वहाँ रहता है तो उसका
काम वहाँ ये होता है कि जितने ज़्यादा अंदर से अंदर लोगों को ढूंढ पाए, चेनिंग प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्मेंट्स तक पहुँच पाए, जहाँ से उसको डेटा मिले जो कि बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कर पाए। तो इन्फॉर्मेशन गेन करना, फिर डेटा कलेक्शन हो जाता है कि जो भी डेटा है वो कॉन्फिडेंस रिस्पोंडेंट्स का जब वो जीत लेता है तो उनको जो डेटा मिलता है उसको कलेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्क्रिप्ट हो गया या इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग्स हो गई या टिपिंग्स हो गई। फिर लास्ट में होता है कि थ्योरी डेवलप करना, मतलब उस डेटा को एनालाइज करके रिसर्चर फॉर्मुलेट्स थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो जो भी डेटा है, जो भी रिपोर्ट वो बनाता है, उसके बेस में कोई थ्योरी फॉर्मुलेट करना। तो ये स्टेप्स हैं एथनोग्राफी के। नेक्स्ट इज एथिकल गाइडलाइंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इसमें देखो एथनोग्राफी है जहाँ पे हम लोगों से डील कर रहे हैं और किसी कल्चर को स्टडी कर रहे हैं जो लोगों के बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड होती हैं, जो चीज़ें उनके बिलीव्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। कई बार वो लोग इतना ईजीली बताते भी नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एथनोग्राफर की, जैसे रिस्पोंडेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द रिसर्चर। जब रिसर्चर उनसे कुछ पूछता है या जो रिस्पॉन्स उसको मिलता है या जिस तरह से वो देखता है कि वहाँ के लोग जो भी परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स, तो वो उसको रिस्पेक्ट करे, वो उसका मजाक ना उड़ाए या उसको देख के ना हैरान ना हो, क्योंकि वो यही तो स्टडी करने गया है कि वो क्या चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो द रिसर्चर शुड रिस्पेक्ट द रिस्पोंडेंट्स। दूसरा है रिसर्चर मस्ट शो रिस्पेक्ट एंड बिलोंगिंगनेस टू द कम्युनिटी, क्योंकि वो उस कम्युनिटी का पार्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे उसको ना अपने आप को बिलोंगिंगनेस फील करानी चाहिए कि मैं भी इस जगह का ही पार्ट हूँ, तभी वो स्टडी कर पाएगा उसको अच्छे से। अगर वो अपने आप को आउटसाइडर ही समझता रहेगा तो वो उसको डीपली समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। द रिस्पोंडेंट मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ वट इज़ बीइंग एनालाइज। तो रिसर्चर को ज़रूरी है बताना रिस्पोंडेंट्स को जिनसे वो पूछ रहा है कि वो क्या एनालाइज कर रहा है। वो उनको अंधेरे में रख के नहीं स्टडी कर सकता या कुछ छुपा के नहीं कर सकता, उसको क्लियरली बताना है कि मैं क्या चीज़ ढूंढ रहा हूँ और मुझे क्या स्टडी करना है और उससे रिलेटेड मुझे आंसर चाहिए। रिसर्चर मस्ट इंश्योर एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, सॉरी यहाँ पे ना रिस्पोंडेंट होना चाहिए, कि रिसर्चर को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिस्पोंडेंट है ना उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। मतलब कई बार होता है कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो नहीं चाहते कि उनका नाम बताया जाए, रिसर्च में स्टडी में लिखा जाए या उनकी वीडियो दिखाई जाए, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए। एंड रिसर्चर शुड बी अवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेड रिस्क। एक तो वहाँ पे जो रिस्क हो सकता है जाने का, जैसे मान लो अगर वो टेररिस्ट ग्रुप को स्टडी करने गया है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को क्या रिस्क हो सकता है वहाँ पे। एंड बेनिफिट इंक्लूडिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट वाइल परफॉर्मिंग द रिसर्च। तो किसी भी ग्रुप में जाने का क्या रिस्क होगा या क्या बेनिफिट होगा, ये चीज़ें रिसर्चर को पहले से पता होनी चाहिए। तो ये एथिकल कंसर्न्स है, एथिकल गाइडलाइंस है। अब इसके बाद हमारा ये यूनिट फिनिश हो चुका है एथनोग्राफी का और यूनिट 1। अब नेक्स्ट हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो आपका नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है ग्राउंडेड थ्योरी, जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस भी करा था थोड़ी देर पहले। तो ग्राउंडेड थ्योरी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।